सर ये तो हमने आधा भी नहीं किया था। नहीं किया था? नहीं किया है। तो स्टेट हाईवे, तो कार एक स्टेट हाईवे पे चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 2 मिनट्स यानी 120 सेकंड्स के लिए ये चलती चली गई, और दैट इज टाइम इज 2 मिनट्स, इट इज 120 सेकंड्स, और इसकी स्पीड कितनी है, दैट इज 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड। आफ्टर दैट फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ, फिर उसके बाद वो एक्सीलरेट करती है 1 मीटर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से 6 सेकंड्स तक। तो 6 सेकंड एक छोटा स्पैन ऑफ टाइम है, तो t इज इक्वल टू 6 सेकंड तक एक्सीलरेशन इसका क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसको दो केसेस में लेंगे और दोनों केसेस में s निकाल के जोड़ देंगे S1 और S2, क्योंकि उसने डिस्प्लेसमेंट मांगा है। तो टोटल 2 मिनट 6 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट मांगा, ये रहे 2 मिनट, ये रही 6 सेकंड। तो यूनिफॉर्म मोशन में तो सिंपली आप Speed about that. क्योंकि Speed is एवरेज distance. वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, 720 आया सर डी, तो 720 मीटर। डिस्प्लेसमेंट को आप S1 मान लें और इट इज 120 सेकंड। तो जब 6 मीटर पर सेकंड में 120 सेकंड का आप मल्टीप्लाई करोगे 720. तो S और S कट जाएगा और 720 मीटर्स आ जाएंगे। इसमें सेकंड केस में आपको दो चीज़ें दी गई हैं, देखो U तो दिया है, A दिया है और T दिया है, इसी से आप सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशन लगाते हुए S2 निकाल दो, तो यही U माना जाएगा प्लस हाफ एटी स्क्वायर। हेमंत इसमें वैल्यू प्लेस करो, अब ये कार यहाँ से चली है और एक्सीलरेट हुई है 6 सेकंड के लिए, हर सेकंड में एक एक बढ़ी है, तो 6 सेकंड में वो 12 पे पहुँच गई हो। 12 into 6 12 क्यों कर रही हूँ, तो इनिशियल वेलोसिटी होती है, 6 यही ना दूसरा केस यहाँ से आता है ना, तो यू लोगे कि नहीं लोगे, 6 into 6 6 into 6 54 प्लस हाफ into 1 हाफ into 6 square। 6 स्क्वायर, तो दिस इज 36 54 मीटर और प्लस 18 दैट इज सर टोटल डिस्प्लेसमेंट 744 है, टोटल डिस्प्लेसमेंट नहीं 774 है। टोटल Yes, sir, 774. इट इज इक्वल टू S1 प्लस S2 लिख देना, तो 720 और प्लस 54 मीटर, आप सही कह रहे हैं 774 मीटर। अगला सवाल देखिए 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन कह रहा है 2 cars are moving with constant acceleration from rest in a straight line। सर इस पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। अच्छा चलो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है तो बना लेते हैं। नाउ बीटी ग्राफ में पहले हम उसे लीनियर बनाएंगे और बाद में ऊपर उठता हुआ एक्सीलरेटेड मोशन और एप्रोप्रिएट स्केल देंगे, क्योंकि हमें टाइम स्केल पर 120 सेकंड दिखाना है। तो 120 सेकंड दिखाना है। देखो ये दिस इज 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 के बाद आप ऐसे करो ना, इसमें यहाँ किंक ला दो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, और किंक के बाद 120 दिखा दो, 1 सेंटीमीटर, 110 और 120। बोलो बात समझ में आ गई? जब बहुत सर लंबा हम हो डायरेक्ट 100 110 120 में कैसे, फिर उसमें 6 दिखाने में दिक्कत होगी, 6 है क्योंकि ये 6 सेकंड कैसे दिखाएंगे। 10 में तो 6 गैप्स दिखाए जा सकते हैं। सर 120 प्लस 6
क्योंकि वो टोटल 2 मिनट। मान लो तुमने इसे 100 ले लिया तो उसमें इसके 1 गैप में तुम 6 कैसे लिखोगे? क्योंकि 1 गैप की वैल्यू ही 10 सेकंड हो जाएगी। जैसे उसने बोला कि कांस्टेंट मोशन में वो 120 सेकंड्स थे, हाँ। फिर उसने 6 सेकंड्स एक्सेलरेट हाँ। किया, टोटल तो 2 मिनट 6 सेकंड्स हुआ ना, तो ऐसे 120 गया, फिर 126 पे जाके मतलब वो 120 से 6 सेकंड्स एक्सेलरेट कर सकता है, ऐसे ऐसे एक्सेलरेट कर सकता है तो मैं 6 सेकंड दिखा नहीं पाऊंगा अगर तुम 1 सेंटीमीटर को 100 लेती हो 0 से 100। तो ऐसी स्थिति में इसका एक गैप हो जाएगा 10, तो 1 mm में अगर मैं 6 दिखाऊंगा तो वो अंदाजा ही होगा। 6 सेकंड दिखाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और मैं किंग ले ले रहा हूँ, इसका मतलब है कि बीच में वो सब एक ही जैसे चल रहा है। किंग का इसीलिए मतलब यह था कि लंबा ग्राफ में चला जाए। कहीं भी किंग ले सकते हो, तो मैं 0 से ले रहा हूँ लेकिन यहाँ पे किंग ले रहा हूँ, ठीक है। और अब 120 के बाद तुम ले लो 130। अब 130 के बीच में देखो तुम्हारे पास 10 सजेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10, ठीक है। अच्छा, स्पीड कितनी है? 60 है। तो इधर तुम स्केल सिंपल लो, 6 बहुत छोटा मत लो, ग्राफ रेक्टेंगुलर दिखना चाहिए, तो दिखने में जरा ठीक लगे, बिल्कुल चिपका हुआ भी ना हो। तो 6 मैं इधर ले रहा हूँ। वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड और जबकि टाइम इन सेकेंड ले लिया। तो ये देखो यहाँ से ये चल रहा है और कहाँ तक सीधा चलेगा? 120 तक। देखो ये ऐसे चल रहा है सीधा, ठीक है। और ये मुझे बताओ कि 120 तक वो 6 से चला, 1 2 3 4 5 6, और अगले 6 सेकंड में वो कहाँ तक चलेगा? 7 8 9 10 12 तक चलेगा। 12 तक चलेगा। हाँ, और यहाँ 6 देखो कितना होता है। फाइनल वेलोसिटी 12। तो पहले यहाँ पे आप 6 देख लें, यहाँ तक ये 6 हो गया है। ये 120 ले लिया, तो 12 पे ही चले, हाँ? 12 तक क्यों चलेगा? क्योंकि 1 सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड बढ़ा, तो 6 सेकंड में 6 सेकंड में 6 बढ़ गया, है ना। एक्सेलरेशन तो हर सेकंड एक एक बढ़ रहा है। तो आप 6 सेकंड ले, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, इसको सीधा ऊपर बढ़ाते चले जाएं। और ये कहाँ तक ले लें आप? 12 तक ले लें। और ये चूँकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसलिए लीनियर ग्राफ होगा। तो लीनियर ग्राफ कैसे बनाएंगे? ये बनाते हैं, सही है। और यहाँ पर कोऑर्डिनेट लिख दें कि 126 सेकंड पर ये 12 है, जबकि 120 सेकंड पर ये 6 है। बाकी तो 2 एरो बनाना होगा, एक एरो यहाँ, एक एरो यहाँ, एक एरो एक्सिस पर, एक एरो एक्सिस पर, और यहाँ भी लिखना पड़ेगा 0 सेकंड में 120, ऐसा होता है। जिसको ये मेथड पसंद नहीं आता वो इस मेथड से भी एरिया अंडर वीटी कर्व को डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता है। एक में रेक्टेंगल देना होगा, एक में ट्रायंगल। अगला क्वेश्चन देखो, दैट इज 15th क्वेश्चन। जर्नी बियॉन्ड ये क्वेश्चन अभी नहीं कराएंगे, जर्नी बियॉन्ड हम बाद में करा नेक्स्ट। और बच्चे आएंगे तो मैं इसी पे करा दूंगा, तो आप लोगों के लिए ये चीज़ नहीं हो जाएगी, ठीक है। अभी चैप्टर करो। 15th क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में दिया गया है two cars are moving with constant acceleration from rest in a straight line. Car A attains a velocity 5 meter per second in 5 seconds. दोनों रेस्ट से चल रही हैं और B attains 3 मीटर पर सेकंड इन 10 सेकंड। प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जरा देखिए 15th में भी VT ग्राफ करना है और टाइम तुम्हारा परमिट कितना कर रहा है? एक 10 सेकंड ले रहा है, 5 सेकंड, बस इतना ही है। तो 10 का कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ग्राफ आपको दे दिया जाएगा। दैट इज
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, पहली कार में जो कार ए थी वो यूनिफॉर्म में तो दोनों ही चल रही हैं। तो ये मुझे बताइए, कार ए में t = 0 सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी थी और 5 सेकंड में कितनी हो गई? क्या 5 हो गई? ऐसा कार ए के साथ हुआ है, तो कार बी के साथ कैसा हुआ है? कार बी भी t = 0 सेकंड में 0 की स्पीड पर थी, लेकिन 10 सेकंड में क्या उसकी स्पीड 3 पहुंच गई? तो 3 हो गई। ये कार बी के साथ हुआ है। तो अब हमको v एक्सिस पर 5 तक लेना होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चूंकि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है इसलिए ग्राफ लीनियर होगा। v मीटर पर सेकेंड और जबकि t इन सेकेंड्स। तो आप देखिए 5 से 0 पे 0 लिखो और बोलो 5 पे कितना लिखोगे? 5। तो ये 5 हो गया और यहाँ तक इसका लीनियर ग्राफ हो, इसको मिला दो लीनियर। तो 5 पर 5 लिख दीजिए और इसमें a लिख दो, जबकि दूसरे में 10 पर 3 लिखो। If slope is more, संस्कृति velocity is speed of the है ना, स्लोप ज्यादा होगा तो स्पीड ज्यादा होगी, स्लोप ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि वीटी ग्राफ है। एसटी पे बोलो v ज्यादा है और वीटी पे बोलो a ज्यादा है। सर हमने 3 पे 10 क्यों लिया? 3 अच्छा ये मतलब उसने बताया 10 सेकंड चली तो 3 पे पहुंची। पढ़ो सवाल। 10 सेकंड में 3 पे पहुंची है और 0 पे दोनों 0 पे ही थी, एक ही हाईवे पे चल रही है। अगर वो पूछता है कि भाई इनका डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो ऐसा पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट तो दैट इज, अब इसको हम वैसे ही निकालेंगे, दैट इज एरिया अंडर वीटी कर्व। डिस्प्लेसमेंट ऑफ एरिया अंडर वीटी कर्व, दैट इज हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। सर हमारे एग्जाम में तो बस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तक ही आएगा फिजिक्स। हाँ इस बार में यस जो भी हो हम लोग कवर कर ले रहे हैं, तो सिलेबस में ही। यस। तो आपको मैं 4 चैप्टर अभी छुट्टियों में पूरा करा ही दूंगा, फिर चाहे जहाँ से भी आया, फिर हम सेफ रहेंगे। फिर हिस्ट्री ज्योग्राफी सब करते रहेंगे, इधर उधर की चीज़ें फालतू। ये चीज़ हो गई। अब इसमें वैल्यू प्लेस करो जवान। 1/2 into बेस की सर 5 5 और हाइट सर 5 5 तो कितना हो गया? 25 बाई 12.5 दैट इज 12.5 मीटर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ऑफ v निकालो, ऑफ v इट इज एरिया अंडर वीटी कर्व। हेमन हाफ इनटू बेस इनटू हाइट, वैल्यू प्लेस करो। हाफ इंटू 10 इंटू 3 तो ये 30/2 हो जाएगा, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। अभी बात पूरी नहीं हुई है, ए का भी एक्सीलरेशन पूछ रहा है, बी का भी पूछ रहा है। तो ये मुझे बताओ कि एक्सीलरेशन ऑफ ए, क्या आप इसे v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 मानते हैं? ये भी तो एक्सीलरेशन निकाल, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो बताओ 5 माइनस 5 क्यों? ये भी है 5 माइनस, हाँ 5 माइनस 0 यहाँ से देखो v भी देखो सिर्फ, यस शुरू में तो 0 ही थी। टाइम 5 माइनस 0 7/10 1 मीटर पर क्यों? सेकंड 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड। हाँ ये ठीक बोलो। ए बी
V2 माइनस T1 अपॉन T2 माइनस T1। आरुष वैल्यू प्लेस करो। वेलोसिटी पता नहीं चल पाती क्या कोऑर्डिनेट है। पहला कोऑर्डिनेट टाइम एक्सिस है, दूसरा कोऑर्डिनेट वेलोसिटी एक्सिस है। 3/10 बोलो। 0 3 माइनस 0 upon 10 minus 10 माइनस 0 3/10 दैट इज 3/10 meter per second 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट सही भी बोला तो। अब ये तो एक्सीलरेशन भी हो गई, यही दोनों चीजें पूछी गई हैं। क्या शेड करने को भी पूछा गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। रोहन स्टडीज साइंस फ्रॉम 6 PM to 7:30 PM and consider the tip of minute hand of the wall clock using the time interval. What is the distance covered? Displacement, speed and velocity. तो डिस्टेंस कवर्ड बताना है और डिस्प्लेसमेंट। चलो तुम्हें घड़ी का करना है, रोहन से कोई लेना देना नहीं है। और मिनट सेकंड को करो। चलो तो 6 PM था, ये देखो 1.5 rounds होती है। 6 PM में जो इसकी ये वाली है, ये हैंडल इसकी रहेगी, और जबकि ये वाली थोड़ी छोटी रहती है, तो 6 PM में ये 12 पे रहेगी। सही है, लेकिन एक राउंड लगाएगी ये तो 7 हो जाएगा। अच्छा, हमें इससे लेना देना नहीं है कि ये यहाँ आ जाएगी, ये तो आ ही जाएगी 7 तक, 7 पे आ जाएगी। फिर एक राउंड के बाद भी ये रुकेगी नहीं, अभी इसे आधा राउंड और लेना पड़ेगा, यहाँ तक आएगी। शुरू यहाँ से किया था, तो उसने बोलो कितने राउंड लेगी? 1.5 राउंड लेगी। हम लोग मिनट के ले रहे हैं। और क्या आप मिनट हैंड का रेडियस उसने दिया है कुछ? 7 centimeter. Length of the minute hand हाँ is ठीक है, इट इज 7 सेंटीमीटर। Yes. So during 6 PM to 7:30 PM, minute hand covers 1.5 rounds। तो 1.5 rounds अगर कवर करती है तो दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बताओ। Sir, area of circle plus half the area of circle. That is circumference Sorry, into number of rounds। Perimeter. टिप की बात करो सिर्फ, टिप कितना चली? जरा टिप, एरिया स्वीप नहीं perimeter पूछा, circle छोड़ दिया। एरिया नहीं पूछा कि कितना एरिया स्वीप कर रही है, सिर्फ टिप कितना चल रही है। टिप सही ना? तो टिप कितना चली बताओ। सर्कमफ्रेंस लोगे कि नहीं लोगे? Yes. ये डिस्टेंस लो सिर्फ। तो इट इज 2πr Given it और इंटू 3/2। आपकी मर्जी है, सेकंड में निकालना चाहो सेकंड में भी निकाल सकते हो। हम सेकंड ये सेंटीमीटर में ही निकाल सकते 66. हैं। 3/2 Sir, 66. इट इज 66 सेंटीमीटर। Yes. अच्छा, डिस्प्लेसमेंट बताइए संस्कृति, So 66/2. वो आप बताइए, ये इतना पता नहीं है इसलिए पूछ रहा हूँ। हेमंत 1.5 14. 14 यस, क्योंकि 12 पे थी, एक के बाद एक चली, फिर आधा आ गई, यहाँ पे रुक गई, तो यहाँ से यहाँ रुकी, तो 7 + 7 पहले यहाँ थी, Yes. अंत में यहाँ आ गई, तो बोलो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुई? जबकि ये 7 है और ये भी 7, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, shortest distance between
initial and final point. That is equals to AB. It is equals to 14 सेंटीमीटर. अगर देखो स्पीड बताना है, स्पीड अगर निकालना है तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम मैं सेंटीमीटर पर सेकंड में निकाल लेता हूँ. टोटल डिस्टेंस तो 66 सेंटीमीटर चली थी. हेमंत कितना टाइम लिया था? तुम वैसे मिनट में भी निकाल सकते हो, चल जाएगा जब इधर सेंटीमीटर ले. कितने मिनट लिया था? 6 PM से 7:30 PM तक. 6 PM से 7:30. कितना मिनट लिया था? 90 मिनट. 90 मिनट. तो 90 से डिवाइड करो, क्योंकि 1 घंटा और आधा घंटा हुआ कि नहीं हुआ? तो इन दोनों को 6 से कट जाएंगे. 11 और 11 by 15. 15. तो 11/15 सेंटीमीटर पर मिनट. चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, चल जाएगा. वेलोसिटी, वेलोसिटी बताओ हेमंत. डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. वैल्यू प्लेस करो हेमंत. डिस्प्लेसमेंट है 14 और टाइम है 90 minutes. 14 सेंटीमीटर. और 90. 90 सेंटीमीटर. मुझे लगता है ये सिर्फ 2 से ही कट पाएगा. Yes, 7/30. 2 से कटेगा तो 7 by 45. 7/45 सेंटीमीटर पर मिनट. और क्या पूछना? बस चलो अब हम लोग लौटते हैं हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन में. इसके बाद क्या करेंगे? कौन सा चैप्टर है हिट्रोजीनियस? फिर इसके बाद वाला ही है. बाद वाला हाँ. ठीक है. शुरू वाला तो सर पूरा ही मैंने कवर कर दिया. टिश्यू तो कवर करेंगे. चलो हिट्रोजीनियस पे आइए. अच्छा कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दी है, जैसे होमोजीनियस, टिंडाल इफेक्ट, ये सब तो तुम समझ ही गए हो. हेट्रोजीनियस हम शुरू करते हैं, फिर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर शुरू करते हैं. चलो देखो टिंडाल इफेक्ट आपके में डायग्राम दिया हुआ है. पेज नंबर 73 निकालो और चैप्टर नंबर 5 निकालो. पेज नंबर 72. प्रोकैरियोटिक सेल से वैसे योहान तुम क्या समझते हो? एनिमल सेल. हाँ? एनिमल सेल. कैसे? एनिमल सेल्स. The animal cells. नहीं बताना पड़ेगा. Primitive. हाँ? Primitive. प्रिमिटिव सेल्स. इसमें न्यूक्लियस होता है? No sir. हाँ. Undertale. The nucleoid. होता है, न्यूक्लियोइड होता है. तो एक बार पूरा ही बताना पड़ेगा योहान. तो स्कूल में आधा ही चैप्टर आ रहा है. आधा आ रहा है तो कब आ रहा है? टेस्ट कब है? हमारा जुलाई 8. 8. अभी क्या है कि बच्चे 7-8 और आएंगे. जब जैसे 20 जून होगा ना तो बच्चे कुछ पढ़ेंगे. कई छुट्टी चले गए, कुछ को कई न्यू एडमिशन भी होते हैं. तो इसलिए फिर मैं एक बार में सब कराऊंगा तो पूरा तैयार हो जाएगा. उसी टाइम जो जो आप करा रहा होगा वही करा देंगे. अब देखो उस समय मोशन का फिर से रिवीजन करा देंगे तो बिल्कुल अपडेट हो जाएगा. एक्सप्लोरिंग. और इसमें मैथ्स में क्या कराएगा? आज मैं फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं. कोऑर्डिनेट नंबर्स. कोऑर्डिनेट नंबर्स. First 3 नहीं आ रहे. Sir, first 1, 5 और 7 आ रहे. ऐसे कोऑर्डिनेट नंबर सिस्टम और पॉलीनॉमियल्स. मुझे इतना तो पता है. Polynomial. वो चेक करना मैम. सर ने मेरे को मार्क दे दिया. वो जैसा भी होगा. अभी हम लोग लाइन से ही चल रहे हैं, बाद में होगा तो देख. देखो ये तीनों चैप्टर में आप फैमिलियर तो हो ही. नंबर सिस्टम भी फैमिलियर. ये सब यहाँ करा चुके हैं हम लोग. लाइन्स एंड एंगल्स तक करा चुके हैं. हाँ 6 चैप्टर करा चुका हूँ मैं. तो फिर भी मैं फिर से कराऊंगा. लाइन से एंगल्स. चलो अब आगे की बात देखो.
होमोजीनियस मिक्सचर आपने देख लिया है। अब नेक्स्ट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? ठीक है, द मिक्सचर which has non-uniform composition, non-uniform composition, ये भी कह सकते हैं कि नॉन इवनली मिक्स्ड। ठीक है, सो इट्स टेक्सचर इस ये कह सकते हैं इट्स टेक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट ये इवेंटली मिक्स्ड नहीं। दूसरी चीज, साइज ऑफ पार्टिकल क्या होगा? सर विजिबल बाय द नेकेड आई, ज़्यादा इसे देखो, मान लीजिए हमें ये पता करना है कि इसमें साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या है। तो साइज के बेसिस पे सॉल्यूशन दो तरीके के होते हैं। कुछ बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स रखते हैं, कुछ बड़े होते हैं और कुछ और भी बड़े होते चले जाते हैं। हम लोग 1 मिलीमीटर के 10th पार्ट तक देख सकते हैं। 1 mm के भी 10वां हिस्सा करो, यानी तुम्हारी पेज की थिकनेस, तो तुम देख सकते हो। और 10 पेजेस को मिला लो तो 1 mm हो गया। पतले पतले पेजेस को मिला लो तो 1 mm हो गया। 100 पेजेस को मिला लो तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, एवरेज पतली पतली कॉपी हो तो ऐसा हो जाता है। तो अब ये देखो, ये मुझे बताओ 1 नैनोमीटर और ये 1000 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से छोटे वाले जितने भी हैं उन्हें क्या कहोगे? बोलो। होमोजीनियस मिक्सचर। इनको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते। और 1 नैनोमीटर से ऊपर वाले जितने उन्हें क्या कहोगे? दैट इज हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर फिर फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ये यहाँ से 1 से लेकर 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और दूसरा है 1000 नैनोमीटर से अबव, ग्रेटर देन साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। अच्छा, इनको मैंने क्या कहा था कि साइज लेस देन 1 नैनोमीटर, तो वो तो इधर वाले हो गए, लेकिन मैं इधर की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इनको कोलॉइड कहेंगे। क्या कहेंगे? और इनको क्या कहेंगे? सस्पेंशन। कहने का मतलब है हेटेरोजीनियस मिक्सचर्स आर फर्दर सब डिवाइडेड into 2 categories. One is colloid and other is suspension. यानी जो मिक्सचर हैं वो 2 तरीके के हैं, एक होमोजीनियस है और एक हेटेरोजीनियस है। तो होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस के फिर फर्दर सब डिविजन्स हैं, दैट इज कोलॉइड और दूसरा क्या है? सस्पेंशन। इसका जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। इसका जो साइज है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर, और इसका जो साइज है वो 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, ये यूनिफॉर्म होते हैं। ये कैसे होते हैं? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और जबकि हेटेरोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? वहाँ लिखा है नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है।
साइज ऑफ पार्टिकल कहाँ से कहाँ तक होता है, वहाँ पूरा करो। Sir, साइज ऑफ पार्टिकल हेट्रोजीनियस, sir, 1 nanometer to 1000 meter और ऐसे और नहीं, वन अबव 1 नैनोमीटर, क्योंकि वो पूरा फिर हेट्रोजीनियस की कैटेगरी है, फिर हम उसका आगे सेपरेशन नहीं करेंगे। इज मोर देन 1 नैनोमीटर। तीसरा, इसमें पार्टिकल्स टिंडाल इफेक्ट दे सकते हैं। जो Yes. कोलाइडल सोल्यूशन है Yes. दैट इज डेटॉल इन वाटर। ये कैसा होगा? अभी मैं डेटॉल इन वाटर में लाइट डाल के दिखाऊंगा आपको, पाथ ऑफ लाइट दिखेगा। सोप इन वाटर, तो सोप इन वाटर में डाल के दिखाऊंगा, लाइट दिखेगा। और ये ब्लड है, ब्लड के बीच में अगर मैं टॉर्च लगाऊंगा तो क्या रेड रेड दिखता है? तो ब्लड भी हो सकता है। और बिल्कुल 2-4 ड्रॉप मिल्क डाल दो पानी में और तब उसमें लाइट डालो तो भी दिखती है। तो मिल्क भी एक कोलाइडल सोल्यूशन। क्या मिल्क का यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन की नहीं होता है? बताओ। नहीं होता है, क्योंकि मिल्क को फ्रिज में रख दो तो मलाई ऊपर आ जाएगी। उसमें एक फैट प्रोटीन होता है और एक मिल्क प्रोटीन होता है, और वाटर की भी परसेंटेज होती है। तो सेम होता तो फिर मलाई ऊपर ना आती, एक जैसे ही रहता, लेकिन ऐसा होता तो है नहीं। ठीक है, अगर आधा गिलास तुम्हारे बड़े भाई ने पहले दूध पी लिया तो जो बाद का आधा गिलास बचा उसमें उतना फैट नहीं होगा। तो ये ब्लड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब कोलाइडल सोल्यूशन है। जबकि इसमें कौन कौन से आएंगे? हाँ, मड वाटर भी इसमें आएगा, मड भी आएगा। ठीक है, अभी मैं इसके 8 प्रकार बताऊंगा। व्हाट आर द इट्स 8 टाइप्स। सोल्यूशन के 9 टाइप्स होते हैं, इसके 8 टाइप्स होते हैं, सबके अलग अलग बताऊँ, वही दिया गया। जबकि इसमें कौन कौन सा आएगा? चाक इन वाटर, डस्ट इन एयर। बोलो कितना स्टेबल है डस्ट इन एयर? अगर डस्ट हो यहाँ पर तो ज़रा देर में तो वो बैठ जाएगी। अच्छा, ये थोड़ा स्टेबल है, मिल्क थोड़ा स्टेबल है, फिर भी अगर इसमें नींबू निचोड़ दिया जाए, उबाल दिया जाए तो फट जाएगा। और डिटॉल इन वाटर 2 दिन में डिटॉल सेटल हो जाता है, और सोप इन वाटर भी 1 दिन में सेटल हो ही जाता है। ये क्या? ये लेस स्टेबल है, ये अनस्टेबल है, ये वेरी स्टेबल। सही है। तो डस्ट इन एयर हो गया, चॉक इन वाटर, चॉक इन वाटर, और सैंड इन वाटर डालोगे तो तुम तो तुरंत ही नीचे बैठ जाएगी। सैंड इन, इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई। कहने का मतलब है कि साइज अगर 1 नैनोमीटर से ज़्यादा हुआ, ये 1 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ऐसे पार्टिकल पर अगर लाइट पड़ेगी तो जो लाइट होती है वो वेवी नेचर की होती है, तो वो कहीं जा नहीं पाएगी और ये स्कैटर कर जाएगी। और अगर स्कैटर करेगी तो क्या ये पार्टिकल चमकता हुआ दिखेगा? और पार्टिकल चमकता हुआ दिखेगा तो क्या पाथ ऑफ लाइट यू कैन सी, दिख सकती है। तो इसलिए, और छोटे पार्टिकल होंगे तो वो ऊपर से चला जाएगा। ऊपर से चला जाएगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि लाइट आएगी, तो पाथ तुम्हें दिखाई नहीं पड़ेगा। तो डू नॉट स्कैटर। अब इसमें स्कैटर करेगा, देखो, इट स्कैटर्स लाइट। So, path of light तो बाद में मिल जाएगा। yes, Can be seen and it shows। इसलिए क्या दिखाएगा? And it shows Tyndall effect। Such solutions are either less stable or not stable। ध्यान दो, either less stable or ये less stable or not, so are not called true solution। Are either less stable or not stable, so called, इसे क्या कहेंगे? That is non true solution।
so alcohol are not called true solution. heterogeneous मिक्सचर को अगर तुम पानी में सॉल्यूशन बनाओगे तो ये फिल्टर पेपर से ये देखो फिल्टर नहीं होगा। हाँ, इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं वो पास नहीं हो पाएंगे। लेट अस सी इट। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसमें बना लेता हूँ। ये है चूना, सही है। तो चूने का पानी बना देता हूँ। चूने क्या होता है? चूने क्या होता है? चूने का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लोग तंबाकू के साथ खाते हैं। तंबाकू खाने वाले लोग होते हैं ना, ये खाली खाते हैं, हैं? ऐसे ही खाते हैं। ऐसे नहीं, वो दैट इज टोबैको में मिला लेंगे तो इससे नशा ज़्यादा हो। सही है दीवार पे भी होता है। क्या? दीवार पे भी होता है। दीवार से वाइट वॉशिंग होती है। तो कुछ लोग होते हैं कि दीवार चाटते रहते हैं कि नशा हो जाए। स्मेल आती है। देखो मैंने इसको बना लिया है, ये एक हेट्रोजीनियस सोल्यूशन है। अब इसमें कुछ तुमको मिल्की मिल्की लग रहा है क्या? ये देखो ऐसे बना लेने से, मैं स्पैटुला से भी कर सकता था लेकिन वो धीरे धीरे होता, तो मैंने हाथ से ही कर दिया। ये कर दिया तो ये मिल्की हो गया। मिल्की होने के बाद अब मैं इसको फिल्टर पेपर से फिल्टर करूँगा और तुमको बताना है लाइट कि- तो मार दी। हैं? टिंगाल इफेक्ट है। टिंडाल इफेक्ट तो इसमें दिखा देते हैं आपको कि टिंडाल इफेक्ट तो देगा ही। सोल्यूशन टिंडाल इफेक्ट देगा। चलो पहले टिंडाल इफेक्ट भी देख लो और फिर देखो कि क्या ये इसका एक कंपोनेंट, इसके दो कंपोनेंट के नाम बताओ। फिर वाटर और चूना। क्या नाम बताओ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और H2 बता नहीं रही हो। हाइड्रो दैट इज डिस्पर्सिंग मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज। तो पूछा जाए वो बताओ तो इधर उधर की बात कर रहे हो। ये डिस्पर्सिंग मीडियम है और जो चूना डाला गया वो डिस्पर्स फेज है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट नहीं है यहाँ, चाहे कोलाइड हो चाहे सस्पेंशन हो। अभी निकाल लो। चलो अब देखो कि ये देखिए इसमें टिंडाल इफेक्ट आएगा क्योंकि पार्टिकल बड़े बड़े हैं। तो लाइट का पाथ दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो लाइट का पाथ दिख रहा है, टिंडाल इफेक्ट हो गया। ऐसा हम डेटॉल इन वाटर में भी देख सकते हैं, सोप सोल्यूशन में भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम चीनी के पानी में देखेंगे तो ये इफेक्ट आपको नहीं दिखेगा। दिस इज द टिंडाल इफेक्ट। अब देखो हम ये बता रहे हैं कि डिस्पर्सिंग मीडियम तो पास हो जाता है क्या, लेकिन क्या डिस्पर्स्ड फेस पास होगा? जो पार्टिकल इसमें थ्रू आउट स्कैटर्ड है, थ्रू आउट सस्पेंडेड है, वो इसी में बीच बीच में लटके हुए हैं। सस्पेंशन का मतलब लटके रहना। ये चेक करो, तो मैंने ये पानी देखा है, अभी ये टर्बिड कम लग रहा है लेकिन है तो ना टर्बिड। तो मैं इसमें डालूंगा, देखो कैसा पानी आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि दैट वन पार्टिकल इज ट्रैप्ड बाय फिल्टर पेपर व्हाइल अदर इज पासिंग थ्रू इट। ठीक है, ये चीज हम देखेंगे। ये अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना दूसरा काम कर रहे हैं। क्या लगता है कि क्लियर
क्लियर वाटर आ रहा है। एक दो बार और करेंगे तो और सही आ जाएगा, ठीक है कि नहीं? अगर टेस्ट करें फिर वापस लाइट डाल के, हाँ, फिर वापस लाइट डाल अभी भी ये पूरा पूरा नहीं है। अभी मैं एक पुराना फिल्टर पेपर यूज कर रहा हूँ, तो ये एक दो बार और करूँगा तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये है फिल्टर पेपर। ये कैसा फिल्टर पेपर है? 10 पैसे वाला। अब मैं 5 मिनट वाला निकालूंगा, 15 रुपए वाला, ठीक है? वो माइक्रो फिल्टर है। अगर उससे मैं करूँगा तो बिल्कुल ही वाटर साफ हो जाएगा। तो बोलो जो 5 मिनट, फिर भी उससे तो तुम्हें मिल ही रहा है कि कुछ ना कुछ तो फिल्टर हुआ। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? तो मैं क्या कर रहा हूँ, फिल्टर पेपर ही बदल दे रहा हूँ। ये पुराना है, कई बार कहीं यूज हुआ, तो इतना अच्छा नहीं है। तो हमने पैसा बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन काम फेल हो गया। मैंने सोचा 10 पैसे बचा लूँ, तो 5। और ये तो देखा भी हो गया। अब मैं दूसरा निकालूँ। अब देखो, एक नया फिल्टर पेपर, एक पार्चमेंट भी निकालूँ। ये देखो, ये पार्चमेंट पेपर, ये सस्ता वाला, ये न्यूज़पेपर से बनाया, और ये पिग्स ब्लैडर से बनाया हुआ। तो वापस में डालो हाँ? फिल्टर्ड पानी को वापस से फिल्टर टीम ने इसी को और फिल्टर कर दें, तो हम क्यों करें? हमारा थोड़ा तो हो ही गया। वैसे फिल्टर पेपर ही तो था। ये देखो, तो इसको ऐसे पहले कर दिया, और फिर एक बार और ऐसे कर दिया, फिर इसके बाद इसकी एक परत खोल ली और इसी में डाल के ऐसे कर, ठीक है? अब इसके बाद इसको हम लोग इसमें निकालते हैं और चेक करेंगे कि क्या कुछ फर्क आता है। कुछ क्लियर हुआ ऐसे होगा। है ना? ये चीज, तो इसका मतलब है कि इसका एक कंपोनेंट ऊपर रह गया, तो ऊपर रह गया उसे क्या कहोगे? रेसिड्यू। और जो नीचे पहुंच गया उसे क्या कहोगे? फिल्ट्रेट। जो नीचे है वो डिस्पर्सिंग मीडियम बोलो ना, और जो बीच में तैर रहा है वो फेज है। अभी मैं दिखा रहा हूँ, पता तो चल गया ना? बिल्कुल अलग अलग दिख रहा है कि नहीं दोनों? ये नए फिल्टर पेपर का कमाल। हाँ, अब देखो, इट इज़ नॉट कॉल्ड ट्रू सोल्यूशन, क्योंकि ये स्टेबल नहीं होता है। अगर मैं इसे रखूंगा कल तक या परसों तक, ये बिल्कुल तुमको वाटर जैसा ही दिखेगा, नीचे चूना बैठ जाएगा, ठीक है? तो वैसे चूने का पानी मेरे पास रखा हुआ है, आप उसमें अगर देखोगे तो ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है और इसका चूना नीचे बैठ चुका है। दिस इज लाइम वाटर। देख लो, तुम्हें चूना नीचे बैठा हुआ दिख रहा है? लाइन वाटर में चुनने लाइन का मतलब ही चूना होता है। नीचे चूना दिख रहा है, देखो बैठ गया, तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट ही हो गया, है कि नहीं? वही चीज होगी। इसका मतलब ये स्टेबल नहीं था। कोई मैं फिल्टर तो किया नहीं हूँ, बाजार से लेके ही आया हूँ, ऐसे ही रखा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये स्टेबल नहीं होता है। डस्ट तो तुरंत ही हो जाएगी, और ये वाले जो होते हैं कोलाइजर, वो 2 दिन में। अगला देखिए, इट हैज 2 फेज। कौन कौन से फेज होते हैं बोलो? इन बाइनरी सोल्यूशन, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम। सो इट हैज 2 फेज, दैट इज 2 कंपोनेंट्स इन बाइनरी सोल्यूशन। पहला कौन सा होगा?
dispersed phase which is lesser in amount, और dispersing medium किसे कहोगे? More in amount. सर इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट भी नहीं है क्योंकि वो उससे मिक्स ही नहीं हो रहा है, वो थोड़ी देर बाद अलग हो जा रहा है, तो डिस्पर्स हमने कर दिया है। अगर इसको मैं लेमन को थोड़ा पॉजिटिव चार्ज दे दूं और तब इसमें मिलाऊंगा तो चार्ज रिपेल होंगे, तब हो सकता है ज़्यादा दे दें, तब नीचे नहीं बैठेगा। कोलाइडल सोल्यूशन गम भी है, लेकिन क्या तुम देखते हो गम की बोतल में गम नीचे बैठता है? नहीं, तो गम को चार्ज कर दिया जाता है। तो सॉल्यूट हमेशा मिक्स ही होगा जिसमें सॉल्यूट होगा तो वो मिक्स रहेगा और हमेशा मिक्स रहेगा। इसमें चीनी मिला दो 6 महीने तक चीनी मिली जाएगी, नमक मिला दो मिला रहेगा। लेकिन जो डिस्पर्स्ड फेज होगा उसकी पहचान है कि वो थोड़ी देर तक डिस्पर्स रहेगा फिर नीचे बैठ जाएगा, इसीलिए इसका नाम बदला गया है। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स कैन बी सीन बाई नेकेड आई बट सम कैन नॉट बी। क्या तुम इसमें चूने को देख पा रहे हो? नहीं देख पा रहे हो, लेकिन मैं अगर इसमें सैंड के पार्टिकल डाल देता या चौक के तो वो तुम्हें दिख जाते। तो इसका मतलब है कि अगर ये सस्पेंशन है तो इसके पार्टिकल को आंखों से देखा जा सकता है, डिस्पर्स्ड फेस को, और अगर ये कोलॉइड है तो इसके डिस्पर्स्ड फेस को आंखों से नहीं देखा जा सकता। डिस्पर्सिंग मीडियम को तो तुम देख ही नहीं सकते हो। क्या तुम वाटर को देख सकते हो? वाटर पार्टिकल को नहीं देख सकते हो। तो इसलिए देखो ये टिंडाल इफेक्ट देता है, लेस स्टेबल होता है, ये सारी इसकी प्रॉपर्टी है। इट इज फर्दर डिवाइडेड, किसमें डिवाइडेड है? फर्दर डिवाइडेड इनटू कोलॉइड एंड सस्पेंशन। इसके कुछ एग्जांपल लिखो। इसके एग्जांपल है सर इंक, एटॉल इन वाटर। सर इंक, अब इंक भी कही जा सकती है क्योंकि इंक चार्ज करके भरी जाती है, तो अदरवाइज ऐसे इंक होगी तो नीचे बैठ जाएगी। देखो इंक प्लांट बेस्ड होती है, ठीक है कि नहीं? इंक हो सकती है, सर जेली, जेली हो सकती है, शेविंग जेल हो सकता है, वो सब और हम धीरे धीरे देखेंगे, वो कोलाइड में देखेंगे, इतना भी मत सोचो। कोलाइड के एक टाइप्स हैं उसमें देख लेंगे। ये सब होगा डेटॉल इन वाटर, सोप इन वाटर, सोप इन वाटर और सैंड इन वाटर। देखो मैं दोनों के एग्जांपल लिख रहा हूँ और डस्ट इन एयर भी लिख रहा हूँ क्योंकि सब कुछ तो हेट्रोजीनियस ही है। डेटॉल इन वाटर, सोप इन वाटर, मिल्क, ब्लड, डस्ट इन एयर, ठीक है, सैंड इन वाटर या सॉइल इन वाटर, सॉइल इन वाटर। यहाँ तक की बात हो गई। अब जरा देखिए ये सब हेट्रोजीनियस मिक्सचर आपने समझ लिए। अब आगे देखो, वी विल सी कोलॉइडल सॉल्यूशन। जबकि हमको इसके टाइप पता चल चुके हैं तो हम देखेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। अगला पेज निकालो 76 या 76 पेज में आप लोगों ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज समझ लिया है होमोजीनियस मिक्सचर का। तो इसका एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपस में जैसे जैसे चैप्टर चलेगा वैसे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी कर, हाँ सॉल्युबिलिटी कर, सॉल्युबिलिटी भी कर लिया, फिर कर लेंगे कर ग्राफ। हाँ वो भी देख लें। इसी के हिसाब से चलते हैं बुक के हिसाब से। थोड़ा तो बताइए। पोटेशियम वाला, पोटेशियम वाला, अच्छा, हम लोगों को गैस की लिक्विड सॉल्युबिलिटी और साथ में सॉलिड की लिक्विड सॉल्युबिलिटी बता दी थी मैंने। टेम्परेचर के साथ सॉलिड की चीनी बढ़ती है। अब गैस को अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो घट जाएगी। गैस कूल में अच्छे से होती है। If temperature is increased, then solubility of gas in liquid. बोलो सही है? वो जमा ही ले रहे हैं। ठीक है, उनको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं था कि गैस सॉल्युबल हो या ना हो, हमें क्या लेना देना, गैस तो गैस ही होती है। नहीं,
if pressure is increased, then solubility of liquid in water. बोलो। Liquid in water. ये that's solid in water. It decreases. करेक्ट, क्यों उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अगर मान लो चीनी पानी में पड़ी है, तुम प्रेशर लगाए जा रहे हो तो क्या पकड़े, ये मतलब इन्होंने सही पकड़े हैं, है ना। तुरंत ने बता दिया प्रेशर से क्या होगा सर, आपने तो सब लिखा ही दिया, क्योंकि तब ये थे, तभी तो याद रहा। अब अगला देखो, सैलाइन ड्रिफ्ट क्या होता है, बोलो। Electrolytes IV. होते हैं। That is intravenous solution. इंट्रावीनस सॉल्यूशन का मतलब जो वेन में डाला जाए, इज कॉल्ड सैलाइन ड्रिप। पेज वही खोल लो जो है, सैलाइन ड्रिप। इट कंटेन्स Salt. 0.9% salt, sodium chloride, ठीक है, in water। इसका मतलब क्या हुआ, and mass by volume means 0.9 gram NaCl in 100 gram of water। अगर मैं 1 लीटर में लूँ 100 ml लिखूँ, क्योंकि वॉल्यूम में दिया जा रहा है ना, तो ये रहेगा ग्राम, ये रहेगा ml, तो पर लीटर कितने ग्राम सोडियम क्लोराइड रहेगा, 0.9 ग्राम NaCl in 100 ml of water। पूरे में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ भी 10 का होगा, वहाँ भी होगा, तो 9 ग्राम कितना NaCl कितने में होगा, 1000 ml को तुम क्या कहते हो, 1 liter. ऑफ वाटर। सो 9 ग्राम NaCl इन 1 लीटर ऑफ वाटर। समझो 1 लीटर पानी में 9 ग्राम नमक डाल के बेच रहे हैं, 250 रुपए की डिब्बी बिकती है। कितना कमा रहे मेडिकल वाले, कुछ नहीं है, 9 ग्राम डाल दिया, IV चढ़ रहा है, कुछ नहीं चढ़ रहा, पानी चढ़ा रहा है, उससे अच्छा उसको नमकीन पानी पिला दे, ठीक है। सो ये चीज़ दी गई है, ये मास इन वॉल्यूम परसेंटेज, ये कौन सा है बताइए, मास इन वॉल्यूम। ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन की कमी को पूरा करता है। दिस इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। दिस इज ऑल्सो ए मोड टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, ये भी तो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक मोड है। और किस तरीके से इट रिप्लेसेस, ये क्या करता है कि fulfills the water loss during dehydration। डिहाइड्रेशन में अगर कुछ हो गया तो इसको चढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, ब्लड लॉस हो तो भी IV चढ़ा सकते हैं। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का क्या आपको फार्मूला पता है, Volume of solute. Volume of solution. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, that is V by V percentage, it is volume of solute। जब मैं solute की बात कर रहा हूँ तो तुमको ट्रू सोल्यूशन या होमोजीनियस सोल्यूशन ही सोचना चाहिए। अगर मैं इसमें V by V पूछूँ तो उसमें solute है ही नहीं, तब तुम लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ डिस्पर्स्ड फेज अपॉन वॉल्यूम ऑफ कोलॉइड, मीडियम नहीं लिखा जाएगा, सोल्यूशन लिया जाता है, या वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। समझ में आई बात कि नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ किसका लोगे, सोल्यूशन, यानी वो मिक्सचर जो होता है उसका लिया जाता है, और इंटू 100।
अब इसी को लेके आपका क्वेश्चन है एग्जाम्पल 5.3 करो। क्या दिया गया है? 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, 100 ml का एक स्प्रे बना दिया। तो 1 ml जो पेस्ट को किल करे वो पेस्टिसाइड, साइड का मतलब किलर होता है। तो 1 ml पेस्टिसाइड मिक्स्ड इन वाटर। अच्छा, मिक्स्ड इन कितने वाटर में मिलाया गया होगा 100 वो तुम बताओ, 100 मिली। आप बताइए। अच्छा इट मेक्स 100 ml स्प्रे 99 99 में मिलाओगे वाटर के अंदर, एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड अंदर थोड़ी चला जाएगा, वो तो बढ़ेगा। अगर 50 ml शराब को 50 ml पानी में मिलाओगे तो क्या 85 ml रह जाएगी? तो इसलिए 1 ml अगर कितने में मिलाया गया होगा 100 वाटर ml में, का 100 हो गया होगा। अच्छा वो ये 100 मतलब 99 उसमें एक मिला देंगे तो 90 दोनों का जब लिक्विड इन लिक्विड होता है तो वॉल्यूम कम नहीं होता है। चीनी मिलाओगी तब तो अंदर चली जाएगी, बट ऐसे लिक्विड इन लिक्विड में लिक्विड बढ़ता ही है, दोनों का सम होता है। सर अगर हम एक ऐसा सोल्यूशन जो यूनिफॉर्म नहीं है उसको डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। अगर मान लो तुम रेत डालोगे तो बढ़ जाएगी। अगर क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में फाइनाइट इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। अगर उस साइज से बड़ा है तुम्हारा पार्टिकल कोलाइड का तो बढ़ जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ है कि क्या वो वहाँ पे आ भी पा रहा है कि नहीं, और नहीं आ पा रहा है तो बात समझ में आ गई कि नहीं। हर पार्टिकल के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है। जैसे ये देखो, वहाँ पे जो पार्टिकल आ गया तब तो ठीक है, और फिर उसका अपना अपना अरेंजमेंट भी होता है। ये देखो, जैसे मान लो ये है, तो हम आगे चल के अगली क्लास में पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके के ब्रेवाइस लैटिस होते हैं। इनके बीच में ज़्यादा इंटरस्टिशियल स्पेस दिख रहा है, देखो कि इनके बीच में दिख रहा है। ये जरा मैं दिखा रहा हूँ, तो ये हेक्सागोनल ब्रेवाइस लैटिस है। ये देखो, इनके बीच में ज़्यादा दिख रहा है कि इनके बीच में, तो वो कैसा स्ट्रक्चर है उस पर भी बेस्ड होता है। समझ में आया? और अगर जो तुमने पार्टिकल डाला है उसके बीच में एकोमोडेट हो गया तब तो वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, और नहीं हो पाया तो फिर तो दूर दूर कर देगा। सब कुछ इस पर डिपेंड करती है। उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा समय लगेगा आगे जाने, लेकिन अभी फिर भी वी शुड टेक इट एज ए ग्रांटेड दैट इफ वॉल्यूम इज मिक्स्ड इन वॉल्यूम देन द सम ऑफ वॉल्यूम इज टू बी टेकन। बाकी जो रिवाइज्ड लैटिस में 14 तरीके के बता रहा हूँ वो नीचे इसमें लिखे हैं। चल अब आगे देखो, यहाँ तक हो गया। नाउ इट इज 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन। जरा इसका वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालो। 100/100 आएगा वॉल्यूम। निकालो तो क्या क्या मिलाया गया है? पेस्टिसाइड को मिलाया गया है 1/100 वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वैसे ये कह रहे हैं जो पेस्टिसाइड है वो एक होमोजीनियस सोल्यूशन है। पेस्टिसाइड तुम बना के रख दो, ये 6 महीने तक बना रहेगा। बाजार में बिकता भी है पेस्टिसाइड, बहुत सारे बिकते नहीं, स्प्रे से हम लोग करते हैं। तो क्या वो हिला के करना पड़ता है? कुछ नहीं, ऐसे ही करो। दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आलू से इसमें वैल्यू प्लेस करो into 100। चलिए 1/100 into 100, क्योंकि ऊपर पेस्टिसाइड आप रखोगे और नीचे जो सोल्यूशन तैयार हुआ 99 नहीं रखोगे, 99 वाटर था। ठीक है, अब अगला देखो, जो आपके बॉक्स में अलग से लिखा गया है हेमंत, उसका क्या मतलब है? ml और अपॉन 100 ml और इंटू 100 ml से ml को कट करो।
100 से 100 को कट करो और लिखो 100v/v जरूर लिखना है, जैसे लिखना है 100%, 100 नहीं सॉरी कितना परसेंट हुआ, 1%. v/v ऐसे लिखना है। चलो कॉमनली यूज्ड इज वेट बाय वेट परसेंटेज होता है या मास बाय मास परसेंटेज। जनरली वी यूज, जैसे पहले भी कराया गया है, तो मास बाय मास परसेंटेज और इसे वेट बाय वेट परसेंटेज इन केमिस्ट्री। इस पे सवाल पहले कराए जा चुके हैं ना आपको, अब आगे देखो। ये तो है कि 40 ग्राम नमक कितने में मिलाया गया है। रोजा वाला भी हाँ अब देखो पॉज एंड पाउंडर पढ़ो। पॉज एंड पाउंडर में ये दिया गया है कॉमन टेल्कम पाउडर को मिक्स कर दिया जिंक ऑक्साइड में, विच एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक। हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर। तुम्हारे पास ये जिंक ऑक्साइड है और तुम घर में इसमें थोड़ा सा पाउडर लगा लो और तुम्हारी स्किन पे कोई चोट लगी है, लगा लीजिए, सब सही हो जाएगी। ये एंटीसेप्टिक है, समझ में आ गया। एंटीहिस्टामिन क्या होता है कि तुमको कहीं जलन हो रही है तो उसमें सोफ्रामाइसिन लगा लो, ठंडक मिलती है। एंटीपायरेटिक क्या होता है, तुमको कहीं फीवर हुआ है तो तुम फायर का मतलब चिता होती है जिसमें लोगों को जलाया जाता है, तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कम करने वाली चीज़ जो होती है उसको क्या कहते हैं, एंटीपायरेटिक। एंटासिड क्या होता है, दैट इज मान लीजिए कि आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा बढ़ रही है तो तुम बेकिंग सोडा खा लेते हो या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया खा लेते हो, तो वो सब क्या किस काम में आते हैं, दैट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये MOM मॉम। तो ये क्या हो जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कुछ नहीं होता है, MgOH खा लेते हैं। तो ये एंटासिड हो गया। एनाल्जेसिक क्या होता है, एनाल्जेसिक का मतलब है कि गैस ज़्यादा बन रही तो तुम खा लेते हो, ठीक है। अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है, कई बार ये भी होता है कि नोरा एड्रेनलिन तुम लोग खा लेते हो कि बहुत डिप्रेशन हो गया है, तो बाज़ार से ख़रीद के खाते हो कि नहीं डिप्रेशन मिटाने के लिए। तो अब कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि बहुत डिप्रेशन हो गया है तो टोबैको को चूल्हे में मसल के डिप्रेशन हो गया, वहाँ मज़ा आ गया ये भी करते, तो वो लोग नारकोटिक्स में जाते हैं। इसीलिए दुकानों में कई चीज़ों में ड्रग्स भी होते हैं, इसलिए ड्रग्स एंड मेडिसिन दुकान का नाम होता है, ड्रग्स डीलर। मेडिसिन की दुकानों में ड्रग्स पाए जाते हैं। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही वो तुमको देगा, कई क्योंकि जो स्लीपिंग पिल्स होती हैं वो सब ड्रग ही तो हैं, ठीक है कि नहीं। तो हमें लेकिन इन सब से ज़्यादा मतलब नहीं, हमें कौन सा बताया गया है, ज़रा पढ़ो। एंटीसेप्टिक, व्हाट इज एंटीसेप्टिक, दैट इज जो सेप्टिक को मिटाए, ठीक है। वो कहते नहीं विकोटर्मरिक, ठीक है, नहीं कॉस्मेटिक, ये है एंटीसेप्टिक क्रीम, है ना। कील मुहासों को जड़ से मिटाए और त्वचा की रंगत को ये बिखराए, नहीं कॉस्मेटिक, ये है एंटीसेप्टिक क्रीम। पहले खूब प्रचार आता था। एंटीसेप्टिक का क्या मतलब है, जो तुम्हारे सेप्टिक को मिटा दे। कहीं घाव है उसको सेप्टिक कहते हैं, उसको मिटा दे तो उसे क्या कहेंगे, एंटीसेप्टिक के लिए कितना परसेंट टेल्कम पाउडर, कितने 4% टेल्कम पाउडर 300 ग्राम का। तो जिंक ऑक्साइड आपको दिखा दिए, ये सबसे सफ़ेद होता है, Zn, इसी में मिलाया जाएगा, देखो Zn हार्मफुल होते हैं। हार्मफुल कुछ नहीं, दांतों में इसकी फीलिंग की जाती है, जहाँ दांत में कैविटी हो जाती है, ये हर जगह मिल जाएगा, आनंद मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, सही है। तो हार्मफुल तो कैसे हो सकता है जब त्वचा पे लगा रहे हैं। तो इस चीज़ को देखो, 4% मास बाय मास, यानी 4 ग्राम हमने कितने ग्राम में मिलाया होगा, जरा बताओ संस्कृति, 300 बता। नहीं ठीक है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है। वैसे देख रहे हैं, हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट, 4% मास बाय मास, उल्टा हो जाएगा ना। बहुत अच्छा, 4% मास बाय मास है, समझ में आया कि नहीं। इसका मतलब क्या होता है,
दैट इज टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर कुछ नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट है, चॉक पाउडर। जब तुम चेहरे पे टेल्कम पाउडर लगा रहे हो तो सोचो खड़िया लगा रहे हो। और ये हम खड़िया का मतलब चॉक, जिससे टीचर लिखते हैं, इसको पीस के लगा। और कुछ हो तो टेल्कम पाउडर हड्डियों का चूरा भी होता है, कैल्शियम फॉस्फेट, वो भी लगा। तो खड़िया में वो मिला दिया, वो लगा दिया गोरे का। हड्डियों लगाते हैं। कौन होता है टेल्कम पाउडर, बहुत समय तक हड्डियों का चूरा बेकार है। टेल्कम ये पाउडर नहीं लगाते, कॉस्मेटिक यूज करते हैं। कॉस्मेटिक पे यूज करता है, और नहीं तो खड़िया तो खूब लगाते हैं। हड्डियों में चूरा हड्डियों वो उसको कहते हैं कि बोन पाउडर। ये उसमें से प्लांट्स में पड़ता है, ठीक है, बोन में खूब पड़ता है ये तो। वो उगाने अच्छा, के बोन चलते- मिल, yes. हाँ, बोन मिल। वो माइनक्राफ्ट होता है खूब, हम लोग ऐसे किलो में खरीदते हैं अपने प्लांट्स में डालने, होता ही है। क्या वो और कुछ है क्या? वो जानवरों की हड्डियों का चूरा ही तो है। जानवर उसका स्मेल ही आता है, उसको खोल के देखो तो जानवरों की हड्डियों का चूरा। बात ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। मास बाय मास, मास बाय मास टेल्कम पाउडर। एक मरी हुई गाय 2000 रुपए की बिकती है, और उसमें जो हड्डियां निकलती हैं वो 40 किलो हड्डी निकलती है। उस 40 किलो हड्डी का जब चूरा बना जाता है तो तो कैसे 1 किलो बोन मील 400 रुपए की बिकती है। तो वो तो बोन मील से ही कमा लेते हैं उतना। सर कैसे बनती है सब? चूरा कैसे करते हैं हैं? हड्डियों का चूरा कैसे करते अब वो जैसे भी ग्राउंड करते हैं, ग्राइंडिंग तो कितनी मशीनें होती हैं, समझ में आ गया। और एक गाय की या एक भैंस की इंडिया स्किन में से नहीं होता। 200 चप्पलें बन जाती। इंडिया में तो नहीं होता होगा। नहीं, सब जगह होता है। इंडिया में क्या चप्पलों की इंडस्ट्री नहीं है क्या? नहीं मतलब वो इम्पोर्ट करते होंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। जो गाय मरी होती है, बहुत सारे बूचर खाने हैं हमारे यहाँ, तो बूचर खानों में यही सब काम है। सही, हाँ, मार देते हैं जो पुरानी गाय होती है, जो दूध नहीं देती वो बूचर खाने जाती है। कुछ लोग होते हैं रक्षा करते हैं, किसी का तो सब कुछ चलता है कि नहीं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कैमल के इन सब के ऐसे जूते जो बनते हैं, यहाँ तो जरा राजस्थान में कैमल के बिकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को उससे क्या लेना देना। 4% ऑफ टेल्कम पाउडर, दैट इज CaCO3। ये किसमें मिक्स्ड है? ठीक है, इन जिंक, ZnO, जिंक ऑक्साइड। इसका मतलब समझो, 4% का क्या मतलब है? इन 100 ग्राम ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का क्या मतलब है? एंटीसेप्टिक। वो बात समझ में आई? इन 100 ग्राम ऑफ एंटीसेप्टिक। ठीक है, 4 ग्राम ये टेल्कम पाउडर इज मिक्स्ड। क्या आप मुझे बताएंगे संस्कृति की कितने में कितना मिला है? Sir, 4 gram of talcum is equal to 100 gram of बताती ही नहीं तो कोई बात नहीं, कुछ चीजें छिपाती ज्यादा हो। मास बाय मास परसेंटेज, सही है। तो मास बाय मास परसेंटेज 100 ग्राम तो मिक्सचर है, तो मिक्सचर को ये कितना है बोलो? दैट इज इक्वल्स टू 4% है कि नहीं? तो यहाँ लिखो 4%, और दैट इज मास ऑफ सोल्यूट। सर 4 ही आंसर। बहुत अच्छा। और मास ऑफ सोल्यूशन नहीं। तुरंत बता दिया, नहीं सर 12 है। करेक्ट। 12 4 ग्राम हुआ। और मास ऑफ सोल्यूट बताओ। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट तो नहीं। मास ऑफ सोल्यूट तो दिया नहीं है, और कितने ग्राम में मिला है? 3 से। अभी मैं आपको क्वेश्चन पे नहीं जा रहा। सर 12 आंसर। 100 ग्राम में 4 होगा तभी तो 4% होगा। 4% इन 4 जो है कितने में 100 में है? ये पता चला? परसेंट, तभी तो 4% आया। तो मास ऑफ सोल्यूट तो 4 आ गया, और सर यहाँ पे तो 3 से दे रखा है। वो मैं बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि 4 ग्राम
जो मिला हुआ है वो ये जो कह रही कि 96 ग्राम में मिलाओगे तब 100 ग्राम मिक्सचर बनेगा। इनकी बात तो तुमने सुनी नहीं। ये कितनी एक्यूरेट है। कह रहे हैं कि अगर 100 ग्राम आपको मिक्सचर बनाना है, ये मुझे इतना लिखाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। अगर आप ये बता देते या इनको सुन लेते, वो तुरंत पकड़ ली कि अगर मान लो 20% मास बाई मास परसेंटेज है, सीधी बात, मैं ये आपसे कह रहा हूँ 20% चीनी पानी है, इसका क्या मतलब है? जरा देखो, 20 ग्राम शुगर इन 80 ग्राम वाटर हो, फिर 100 होगा। तो बोलो मिक्सचर का मास क्या है? 100। इट इज इक्वल्स टू 100 ग्राम सिरप। Yes. तो फिर मुझे बताइए कि मास बाई मास परसेंटेज कितना हुआ? It's a 20 20 by 100. 20 बाई 100, तभी तो 20 आ पाएगा। समझ आ गया सर। तो ये तो कट के तभी 20 आएगा। तो जब मैं तुमसे 4% कह रहा हूँ तो तुम्हें मन में एंटिसिपेट कर लेना चाहिए कि जरूर 90 100 minus 4 100 माइनस 4 करो, तभी तो 100 तो सोल्यूशन का मास है। Yes. तो इस तरीके से ये 20% आया कि नहीं? Yes. सही है। तो अब आगे की बात करो। इस चीज को तो तुम्हें बस समझाने के लिए क्वेश्चन का सोल्यूशन कहाँ दे सकते हो? ये समझाने के लिए। और क्या, अभी कहाँ सवाल कर रहा है, मतलब मैं पूछ रहा था, अब सवाल पे आना। ठीक है, जरा देखिए, ये क्या होगा? वो तो 12 है सर। तो मैं भी देख लूंगा। 300 ग्राम क्या दिया बताओ? Sir, talcum powder. टैल्कम पाउडर है और 4% है, Zinc oxide. तो हाउ मच जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट? तो मास बाय मास परसेंटेज क्या होता है? Mass of solute and mass of solution. मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ Solution. सॉल्यूशन इनटू 100। Yes. तो अब इसमें देखिए, यहाँ लिखो 4%, मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, या मास ऑफ टेल्कम पाउडर। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? हाउ मच ग्राम ऑफ जिंक ऑक्साइड इज प्रेजेंट इन 300 ग्राम ऑफ टेल्कम पाउडर? 300 ग्राम टेल्कम पाउडर दिया है, सही है। तो अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ जिंक ऑक्साइड नहीं आएगा? नहीं, ये तो जिंक ऑक्साइड प्लस CaC होती है। सर नहीं, ऊपर ऊपर जो है मास ऑफ टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर मिलाया गया है 4%। टेल्कम पाउडर कंटेन्स 4% ऑफ जिंक ऑक्साइड। अच्छा, जिंक ऑक्साइड कम है ना, Zinc oxide कम। तो दैट इज ऊपर लिखो जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कम है और टेल्कम पाउडर बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा जिंक ऑक्साइड डाल के पाउडर में और फिर घिस लो, सही। चलो बताओ, जिंक ऑक्साइड कितना दिया हुआ है? कुछ दिया है? नहीं दिया, सही है। अब 300 ग्राम क्या दिया है? टेल्कम पाउडर। तो इसको लिखो 4%। हम इसे x ले लें तो नीचे क्या x प्लस 300 ग्राम टेल्कम पाउडर है तो 300 लिखो। ये चीज तुम्हें समझ में आई क्या? यस। ZnO को x ले लिया गया, Yes. तो लेकिन नीचे तो x प्लस दोनों लिखना पड़ेगा। 300 ग्राम हमको CaCO3 दिया। अब जरा देखो, ये 4 है तो 4 इंटू एक्स प्लस 300 इट इज इक्वल टू 100x। तो 4x प्लस 1200। Yes. अब हम लोग वहां के आंसर के पास पहुंचने वाले हैं। सर मैंने नहीं कहा था मेरा आंसर ये। ठीक है, हम लोग संस्कृति के आंसर के पास अब पहुंचे। यहाँ तक समझ आया? So 100x minus 80 4x. नहीं, 96x. दैट इज x। क्या ये किसी चीज से कट सकता है? 4 से कटेगा? नहीं सर, 0 से कटेगा ना, 12 से। 12 से कटेगा। अच्छा, सही है। 8 सर, 8 सर। और 100 तो फिर और काटो। 4 8 1 is 8,
25/2 12.5 12.5 सर कहा था ना 12.5 लो इनका आंसर आ गया इनके मुंह में सरस्वती बैठी हुई तुरंत इनका आंसर सही निकला इसका मतलब है 300 ग्राम टेल्कम पाउडर में हमें कितना जिंक मिलाना होगा 12.5 ग्राम देखो तो 12.5 ग्राम ZnO is present in 300 ग्राम टेल्कम पाउडर कुछ चीजें आपके लिए ये सवाल तो देंगे आपको जल्दी की है देखो सर वीडियो हाँ